भारत जोड़ो न्याय यात्रा सुबह प्रतापगढ़ की सीमा में प्रवेश करेगी और इसकी तैयारियों के लिए कांग्रेस ने पूरी तरह से कमर कस चुकी है। राज्यसभा के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं इमरान प्रतापगढ़ी बात करने के लिए। इमरान जी, किस तरह की यात्रा है और क्या उद्देश्य है? देखिए, राहुल गांधी जी पड़ोस में अमेठी से हमेशा सांसद रहे। अमेठी के लिए वो बेटे की तरह हैं, तो प्रतापगढ़ भी उन्हें उसी नजर से देखता है, बेटे की तरह। और जब बेटा घर आता है तो उसका स्वागत कैसे किया जाता है, ये प्रतापगढ़ अच्छे से जानता है। तो प्रतापगढ़ की सीमा से लेकर के और प्रतापगढ़ की सीमा छोड़ने तक आप जगह जगह देख रहे होंगे, प्रतापगढ़ सजा हुआ है। होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, झंडे राहुल गांधी जी के स्वागत में तैयार हैं। कल अलग अलग स्पॉट पर देलूपुर से लेकर के और लालगंज के आगे तक, सांगीपुर तक आप ये देखेंगे कि जनसैलाब राहुल गांधी का स्वागत करेगा। जिला कांग्रेस कमेटी की तैयारियां हैं, अपने अपने स्तर पे तमाम फ्रंटल, तमाम संगठनों ने, तमाम विभागों ने तैयारी कर रखी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आम जनता में बहुत उत्साह है। मैं आज पूरे जिले में घूम रहा हूं तो मैं ये पा रहा हूं कि आम जनता राहुल गांधी जी को देखने के लिए, मिलने के लिए, उनको छूने के लिए, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए आना चाहती है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का नारा सुनने आना चाहती है। तो मुझे क्या इस यात्रा से कांग्रेस का 10 साल का वनवास खत्म हो पाएगा? देखिए, यात्रा डायरेक्टली हम नहीं कह सकते कि राजनीतिक यात्रा है, लेकिन देश की राजनीति पे इस यात्रा का बड़ा असर पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस यात्रा ने, पिछली भारत जोड़ो यात्रा जब हमने की थी तो कर्नाटक जीता हमने, तेलंगाना का चुनाव जीता, हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीता, और हमें पूरा विश्वास है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आने वाली लोकसभा चुनाव पे बहुत व्यापक असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हिंदी बेल्ट में उस यात्रा का कोई असर नहीं पड़ा था, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। लेकिन उन 3 राज्यों के चुनावों का पिछला नतीजा आप उठा के देखेंगे तो वो हमारे पक्ष में आया था 5 वर्ष पहले, लेकिन उसका लोकसभा चुनाव में हमें कोई फायदा नहीं मिला था। तो इस बार की हार से भी हमें लोकसभा चुनाव में कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। हमने तीनों स्टेट जीते थे, छत्तीसगढ़ जीता था, राजस्थान जीता था और हमने मध्य प्रदेश जीता था, लेकिन लोकसभा में हम 10 सीट से कम रह गए थे उन 3 राज्यों में। यही इस बार भाजपा के साथ होगा। मणिपुर से यात्रा शुरू करने का मुख्य मकसद क्या रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर की आवाज को नहीं सुना, मणिपुर को न्याय देने के लिए कुछ नहीं किया, चुप्पी साध करके रहे, पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक पूरी दुनिया में न्याय का ढिंढोरा पीटते रहे, लेकिन मणिपुर की तरफ झांका नहीं। मणिपुर की वो तस्वीरें पूरी दुनिया के लिए बेशर्मी की प्रतीक हैं कि जब एक महिला को परेड कराता हुआ नग्न हुजूम जा रहा था, और ऐसे में भी प्रधानमंत्री जी ने न तो अपने मुख्यमंत्री को बर्खास्त कराया, न उससे इस्तीफा लिया, न मणिपुर को न्याय देने के लिए कुछ किया। तो राहुल गांधी जी ने प्रतीकात्मक तौर पर नहीं, बल्कि पहले खुद जाकर के वहां के लोगों की पीड़ा को महसूस किया और बाद में यात्रा की शुरुआत वहीं से की। इस समय इस देश में जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो राहुल गांधी कर रहे हैं, चाहे मणिपुर के लिए, चाहे युवाओं के लिए, चाहे किसानों के लिए, चाहे मोटर मैकेनिकों के लिए, चाहे फर्नीचर के बनाने वाले जो हमारे कारीगर होते हैं उनके लिए। राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं जो इस देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में यात्रा पहुंच चुकी है और बनारस में यात्रा के बाद वहां के कुछ भाजपाइयों ने गंगा जल से उस चौराहे को पवित्र करने का प्रयास किया कि गंगा जल डालेंगे और पवित्र होगा। क्या पवित्र हो गया? मुझे लगता है पंडित नेहरू से बड़ा पंडित इस देश में कोई हुआ नहीं है। पंडित नेहरू के चश्मो चराग के गुजरने पर किसी रास्ते से अगर कोई उस जगह पे गंगा जल छिड़क रहा है तो ये बहुत ही शर्मनाक राजनीति है। ये बहुत ही शर्मनाक राजनीति है कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आवास छोड़ते हैं तो उसे गंगा जल से धुलवाया जाता है। ये बहुत शर्मनाक राजनीति है कि जब राहुल गांधी दर्शन करके निकलते हैं काशी विश्वनाथ का। मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी शिव के सबसे बड़े भक्त हैं इस देश में। वो अपने भाषणों में, अपनी बातचीत में शिव के तमाम रहस्यों पर, तमाम उनके दर्शन पर बात करते हैं। ऐसा भी व्यक्ति अगर बनारस से निकल रहा है और आप अगर गंगा जल से रास्ता धुलवा रहे हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी की बहुत बेशर्म राजनीति है। अभी राजनीति शुरू हो गई है राहुल के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन को लेकर के। वहां का ट्रस्ट कह रहा है कि राहुल ने दर्शन नहीं किया, पूजन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि कैमरा नहीं ले जाने दिया और ट्रस्ट ने फोटो देने का वादा किया था, नहीं किया। पहले ये बात किसने कही? कांग्रेस पार्टी ने पहले यह बात कही। सुप्रिया श्रीनेत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात कही कि हमें तस्वीरें नहीं दी जा रही हैं। अंतिम समय में हमारे कैमरामैन के अंदर जाने के परमिशन कैंसिल किए गए। बचाव में सफाई देने के लिए अब वहां से कुछ लोग निकल के आए कि नहीं, उन्होंने दर्शन नहीं किया। तो सच्चा कौन होता है?
जो पहले अपनी पीड़ा देश के सामने रखता है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी पीड़ा रखी कि भारतीय जनता पार्टी की जो छद्म राजनीति है वो मंदिर के दर्शन में भी दिखाई पड़ रहे। राहुल गांधी जी 22 जनवरी को जब असम में मंदिर जा रहे थे तो सरकारी अमला लगा करके उनको रोका गया, और अब जब राहुल गांधी जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए तो तस्वीरें नहीं दी गई। ये दोनों राजनीति भारतीय जनता पार्टी की बहुत निम्न स्तर की राजनीति है। पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा गुजर रही है। चंदौली से होते हुए बनारस आज प्रयागराज पहुंच चुकी है, लेकिन कहीं 144 धारा नहीं लगाई गई। अमेठी में क्या कारण है? मुझे लगता है कि यात्रा की सफलता से डर गई है सरकार, और उन्हें पता है कि अमेठी का बेटा, लेकिन अगर सरकार डर गई है तो पूरे उत्तर प्रदेश में 144 लागू होती। अमेठी में इसलिए लगाई गई होगी, जहां तक मुझे लगता है, मेरा अनुमान है कि अमेठी का बेटा वापस आ रहा है और वहां की मौजूदा सांसद के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ जनता में व्यापक गुस्सा है। तो उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए धारा 144 का बहाना लिया जा रहा है। लेकिन किसी बेटे को घर जाने से कोई प्रशासन कैसे रोक सकता है? अमेठी के लिए राहुल गांधी बेटे हैं, और बेटे को घर जाने से कोई प्रशासन, कोई सरकार नहीं रोक सकती। सोनिया गांधी ने एक पत्र रायबरेली की जनता के लिए लिखा है कि परिवार को संभाल लीजिएगा। कौन होगा उम्मीदवार? जो भी होगा परिवार का होगा, जो भी होगा रायबरेली के लिए परिवार का सदस्य बनेगा, और रायबरेली की जनता उसे उसी तरह प्यार देगी जैसे सोनिया जी को दिया है। किसान आंदोलित हैं, दिल्ली की सीमा पर चारों तरफ से डटे हुए हैं, कील कांटे बिछाए जा रहे हैं। क्या ये मानवाधिकार, और जिस तरह से गोलियां चलाई जा रही हैं, पैलेट गन से, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, क्या ये मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है? नहीं, मानवाधिकार से ज्यादा तो मैं ये कहूंगा कि एक सरकार अपने देश के नागरिकों के साथ जंग का व्यवहार क्यों कर रही है, दुश्मन देश के नागरिकों जैसा व्यवहार क्यों कर रही है? क्या यह सरकार किसानों को नहीं मानती? इस देश में प्रतिदिन 31 किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है। 31 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं इस सरकार में। ऐसे में ये सरकार किसानों की बात सुनने के बजाय उन पे आंसू गैस के गोले बरसा रही है, उन पर पत्थर बरसा रही है, उनके लिए कीलें बिछा रही है, उनके लिए पानी की बौछारें, और जिस तरह से किसान नेताओं के आरोप हैं वो तो बहुत ही संगीन है। तो बहुत शर्मनाक है सरकार का व्यवहार। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। 700 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं, और कितना मारने के बाद आप फिर से वार्ता शुरू करेंगे प्रधानमंत्री जी? तो ये थे इमरान प्रतापगढ़ी, और आपने देखा कि इनके क्या विचार हैं और यात्रा को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। मनोज त्रिपाठी, प्रतापगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।